हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे ऑन अम्ब्रेला मॉरल्स बाय एजी गार्डनर। तो एजी गार्डनर जो कि एक बहुत ही फेमस नाम है एसेस के वर्ल्ड में। कई सारे एसेज इन्होंने लिखे। ही हैड बीन अ जर्नलिस्ट एज वेल और डेली न्यूज़ की एडिटर भी रहे कई सालों तक। तो इन्होंने कई सारे ऐसे वी कैन से मतलब बहुत ही शानदार एसेज इन्होंने लिखे जो फुल ऑफ विट हम कह सकते हैं ऐसे एसेज थे। और बाद में इन्होंने अल्फा ऑफ द प्लो के पेन नेम से भी लिखा। तो कई सारे जो एसेज हैं इनके वो बिल्कुल छोटे मोटे इश्यूज पर हैं, छोटे मोटे मैटर्स पर हैं, लेकिन वो छोटे मोटे मैटर्स भी इनके सामने, इनके हाथों में छोटे मोटे नहीं रहते। उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल एलिवेटेड मैनर में होता है। और इनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो स्टाइल है राइटिंग, वो अपने आप में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्सिटी भी एक ह्यूमर को इन्वॉल्व करती हुई है, ह्यूमर इवोक करती है। और इनके एसेस को पढ़ना दैट इज रियली अ प्लेजर। मतलब वास्तव में व्हेन यू रीड दोज एसेज एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड दोज एसेज, तो इट ऑटोमेटिकली गिव्स अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। एक हैप्पीनेस की फीलिंग ऑटोमेटिकली वो जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एस्से है, जैसा कि हमने टाइटल डिस्कस किया ऑन अम्ब्रेला मॉरल्स, तो यहाँ पर कुछ मॉरल की बात भी हो रही है, कुछ कॉन्शियस की बात भी हो रही है। वैसे इंसान जो है, कई सारी चीजें हमारी डेली लाइफ में हम भूल जाते हैं, हमसे गुम जाती है। तो यहाँ पर बात हो रही है अम्ब्रेला की। तो अम्ब्रेला लोग जो है भूल जाते हैं, उनके हाथों एक्सचेंज हो जाता है, गुम जाते हैं। तो उन्हीं बातों को यहाँ पर डिस्कस किया और उससे राइटर ने मॉरल और कॉन्शियस को भी कोरिलेट किया है। तो लेट्स सी कि किस तरह से यहाँ पर ये बातें इन्होंने हमारे साथ में अपनी ओपिनियन यहाँ पर शेयर की है। इट्स रियली गोइंग टू बी अ वेरी गुड रीडिंग एक्सपीरियंस एंड टीचिंग एक्सपीरियंस एज वेल। A sharp shower came on as I walked along the Strand. तो स्ट्रैंड एक फैशनेबल स्ट्रीट है लंदन में। तो जब मैं जा रहा था तो एक तेज बारिश, वी कैन से एक सडन एक क्विक रेन हुई। बट आई डिड नॉट पुट अप माई अम्ब्रेला। लेकिन बारिश हुई, उसके बावजूद मैंने अपना छाता नहीं खोला। क्यों? द ट्रुथ इज आई कुडंट पुट अप माई अम्ब्रेला। तो सच्चाई क्या थी एक्चुअल में? ऐसा नहीं कि मैं खोल नहीं सका, मतलब मैंने खोला नहीं। रीजन ये था कि आई कुडंट पुट अप माई अम्ब्रेला मीन्स मैं खोल नहीं सका। एंड द फ्रेम वुड नॉट वर्क फॉर द वन थिंग। एंड इफ, एक तो उसका जो फ्रेम है वो काम नहीं कर रहा था, मतलब ओपन करना एक्चुअल में इजी नहीं था। एंड इफ इट हैड वर्कड, अगर मान लो काम करता भी सही, आई वुड नॉट हैव पुट द थिंग अप। तो अगर काम करता भी सही तब भी मैं इसको पुट अप नहीं करता, यानी तब भी मैं उस अम्ब्रेला को नहीं खोलता। क्यों? फॉर आई वुड नॉट नो और बी सीन अंडर such a travesty of an umbrella. Then Falstaff would be seen marching through Coventry with his regiment of ragamuffins. क्योंकि अगर पहली बात तो मुझसे खुला नहीं, और अगर मान लो खुल भी जाता तब भी मैं उसको खोलता नहीं। उसका रीजन, क्योंकि मैं किसकी तरह लगता, एक जोकर की तरह लगता, एक जेस्टर की तरह लगता। तो ये जो फॉल्स्टाफ को यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये जो शेक्सपियर का प्ले है हेनरी फोर्थ, उसमें एक जेस्टर था, जिसको हम सिंपल टर्म्स में अगर कहें तो क्लाउन या बफून, हम फूल कह सकते हैं। तो पहले जो किंग्स होते थे उनके कोर्ट्स में इस तरह के जेस्टर्स हुआ करते थे, यानी कि जोकर टाइप लोग, मजाक करने वाले, हंसी मजाक करने वाले लोग, ऐसे हुआ करते थे। तो ये फॉल्स्टाफ कुछ ऐसा ही था। तो इसने क्या किया था, कुछ रेगामुफिन्स को, यानी कि कुछ जो बेगर्स टाइप लोग हैं, जो वॉन्डरर्स है, वैग्रेंट्स है, उनको रिक्रूट किया था किंग की रेजिमेंट में लड़ने के लिए। तो वो जो सीन था एक्चुअल में, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर बात हो रही है जोकर की तरह लगना। तो कहता है कि अगर मान लो मैं उसको खोल भी लेता तो मैं एक जोकर से कम नहीं लगता। क्यों ऐसा कहना चाह रहा है, क्या बताने की कोशिश हो रही है यहाँ पर? He says the fact is the umbrella is not my umbrella at all. तो पहली बात तो ये है कि वो मेरा छाता ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि it is the umbrella of some person who I hope will read this lines. तो ये किसी ऐसे पर्सन का है जो शायद इन लाइंस को, इन पंक्तियों को पढ़े। He has got my silk umbrella. उसके पास एक्चुअल में मेरा वाला अम्ब्रेला है।
और आई हैव गॉट द कॉटन वन ही लेफ्ट इन एक्सचेंज, और मेरे पास क्या रह गया है, मेरा सिल्क वाला अच्छा वाला उसके पास है और उसका कॉटन वाला जो है वो मेरे पास है। तो वो क्यों कहना चाह रहा था अब आप समझ गए होंगे कि फॉल स्टॉप की तरह मैं लगूंगा, एक जोकर की तरह मैं लगूंगा। कॉटन वन उसके पास है तो उस बारिश में कॉटन अम्ब्रेला का वो क्या करेगा, जिसमें पूरा भीग जाएगा, बिल्कुल एक जोकर की तरह वो अपीयर होगा, इसलिए उसने ऐसा कहा था। तो आगे वो कहता है कि आई इमेजिन हिम फ्लॉन्टिंग अलोंग द स्ट्रैंड under my umbrella and throwing a scornful glance at the fellow who was carrying his abomination and getting wet into the bargain. कहने का मतलब मैं इमेजिन कर सकता हूं कि किस तरह से मेरा सिल्क अम्ब्रेला लेकर के वो फ्लॉन्ट कर रहा होगा, वो शो ऑफ कर रहा होगा, और उसका जो लेकर के घूम रहा है वो बिल्कुल अबोमिनेशन यानी कि बिल्कुल एक हैट्रेड के साथ में। अबोमिनेशन का मतलब होता है हैट्रेड, नफरत, कंटेम्प्ट, डिस्डेन। तो यही बात समझाना चाह रहा है कि मैं इमेजिन कर सकता हूं कि कैसे वो मेरा सिल्क अम्ब्रेला लेकर के शो ऑफ कर रहा होगा, फ्लॉन्ट कर रहा होगा, और वो एक स्कॉर्नफुल ग्लांस के साथ में, यानी कि एक बिल्कुल एक जेयरिंग तिरस्कार वाली जो ग्लांस होती है, तो एक ऐसी ग्लांस के साथ में उस पर्सन को देख रहा होगा जो उसका ये छाता जो है लेकर के जा रहा है एक अबोमिनेशन के साथ में, और इस एक्सचेंज की वजह से वो गीला हो रहा है, भीग रहा है। तो ये वो बता रहा है, एंड आई डेयर से द रास्कल चकल्ड एज ही आईड द सेड अबोमिनेशन। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं, मैं कहने की हिम्मत कर सकता हूं, आई डेयर से क्या, द रास्कल चकल्ड, और डेफिनेटली वो हंसा होगा। चक्कल करना मतलब मुंह दबा करके हंसना। वो हंसा होगा जब उसने इस व्यक्ति को देखा होगा। तो ये एबोमिनेशन मतलब वही जो एक हेटफुल फीलिंग के साथ में जा रहा है, यानी कौन, राइटर हिमसेल्फ की बात वो कर रहा है। तो वो हंसा होगा और क्या, ओ ही सेड गेली टू हिमसेल्फ, आई डिड यू इन दैट टाइम ओल्ड बॉय। मतलब वो डेफिनेटली वो हंसा होगा और हंस करके वो अपने आप से वो कहता होगा या उसने कहा होगा कि मैंने, ओल्ड बॉय, मैंने तुम्हें छका दिया, आई डिड यू इन, मैंने तुम्हें बिल्कुल छका दिया, एंड आई नो दैट थिंग इट वॉन्ट ओपन फॉर नट्स, और मैं बिल्कुल जानता हूं कि ये किसी भी हालत में, फॉर नट्स मतलब एट ऑल, तो ये बिल्कुल भी खुलने वाला नहीं है, एंड इट फोल्ड्स अप लाइक अ सैक, और ये फोल्ड भी रहता है तो कैसा रहता है, बिल्कुल एक सेक की तरह, मतलब एक बिल्कुल झोले की तरह, एक सेक की तरह, एक बोरी की तरह ये फोल्ड होता है। नाउ दिस अम्ब्रेला, बिल्कुल। तो पोएट मतलब जो राइटर है गार्डनर, वो अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना एंगर यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है, जो एक कॉटन अम्ब्रेला उसको अपने साथ कैरी करने की वजह से फील हो रहा था। तो उस फ्रस्ट्रेशन को यहाँ पर शो किया है, और साथ में कॉमिकली ये भी बताने की कोशिश की है कि कैसे एक्सचेंज में जो पर्सन लेकर के गया है वो तो बड़ा खुश हो रहा होगा, और उस पर्सन की तरफ एक स्कॉर्नफुल मैनर में, एक तिरस्कार के साथ एक हेटफुल मैनर में वो देख रहा होगा। तो सेकंड पैरा में राइटर का कहना है कि बट आई लीव हिम विद हिज इम्प्रॉपर अनजस्टिफाइड कम्युनिंग्स, मतलब मैं उसको अपने उन इम्प्रॉपर विचारों के साथ, अनजस्टिफाइड विचारों के साथ मैं उसे छोड़ता हूँ, मैं उसे माफ करता हूँ। He is one of those people who have what I may call an umbrella conscience, यानी वो उन लोगों में से है जिसकी कॉन्शियस, अंतरात्मा जो है एक अम्ब्रेला कॉन्शियस है। अब अम्ब्रेला कॉन्शियस से राइटर का क्या मतलब है, तो आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या वो कहना चाह रहे हैं इस टर्म से। यू नो द सॉर्ट ऑफ पर्सन आई मीन, आप ऐसे लोगों को जानते हैं। He would never put his hand in another's pocket, वो कभी अपना हाथ किसी दूसरे की जेब में नहीं डालता है, और फॉर्ज अ चेक, ना ही वो कोई चेक फॉर्ज करता है, फॉर्जरी से मतलब चेक कैश करने की कोशिश करे, और रॉब अ टिल, और ना ही कोई संदूक जो है वो चुराने की, रॉब करने की, उसमें से सामान चुराने की कोशिश करे। ये पर्सन ऐसा नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। नॉट इवन इफ ही हैड द चांस, मतलब मौका मिलने पर भी वो इनमें से कोई गलत काम करने वाला नहीं है।
इस तरह का व्यक्ति होता है। बट ही विल स्वैप अम्ब्रेलास, लेकिन क्वाइट नेचुरली डेफिनेटली वो ऐसा व्यक्ति जरूर है जो अम्ब्रेला स्वैप जरूर करेगा, यानी एक्सचेंज जरूर करेगा, अपने रख करके दूसरे का लेकर के चलता बनेगा, ऐसे काम वो जरूर करता है। और फॉरगेट टू रिटर्न अ बुक, या फिर किताब देना वो भूल जाएगा। और टेक अ राइज आउट ऑफ द रेलवे कंपनी, या फिर कुछ ऐसा करेगा जिससे कि जो पीपल हैं वो मतलब एक इरिटेबल मैनर में रिएक्ट करे, लोगों को गुस्सा दिलाने का काम, तो ऐसा वो जरूर करता है। तो यानी वो नेचर की बात बता रहा है, वो मौका मिलने पर भी चोरी नहीं करेगा या चेक फोर्ज नहीं करेगा, लेकिन वो किसी की बुक नहीं लौटाएगा, अम्ब्रेला जरूर एक्सचेंज करेगा और एक इरिटेबल एंग्री रिएक्शन को जरूर कॉज करेगा। सो टेक अ राइज का मतलब टू कॉज समबडी टू react in an angry manner, that is take a rise। तो in fact he is a thoroughly honest man। तो वास्तव में ये व्यक्ति जो है एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति होता है, who allows his honesty to the benefit of the doubt। तो इस वजह से, यानी कि क्योंकि ईमानदार व्यक्ति है और ऐसा कोई गलत काम नहीं करता जो हमने ऊपर मेंशन किया, इसकी वजह से इसे क्या बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर मिल जाता है। Perhaps he takes your umbrella at random from the barber stand। हो सकता है कि वो एक रैंडम मैनर में, मैं इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं कि बार्बर की शॉप पर थे, आपने स्टैंड पर अपना अम्ब्रेला रखा हुआ था और वहां गलती से एक्सचेंज हो गया और वो आपका अम्ब्रेला लेकर के चला गया, तो ऐसा पॉसिबल है। And he knows he can't get a worse one than his own। और वो जानता है अच्छी तरह से कि उसका अम्ब्रेला जो है सबसे बुरा है, वर्स है, और इससे बुरा और कोई अम्ब्रेला नहीं हो सकता, वो जानता है अच्छी तरह से। he may get a better, उसे इससे बेहतर मिल सकता है। he doesn't look at it very closely until he is well on his way। और एक्चुअल में वो अम्ब्रेला एक्सचेंज हो गया बार्बर स्टैंड पर, वो उस पर ध्यान नहीं देता है जब तक कि वो आगे नहीं बढ़ गया, अपने रास्ते पर आगे नहीं निकल गया। Then dear me, what I've taken the wrong umbrella, he says। और काफी आगे निकलने के बाद वो क्या कहता, oh dear me, तुम्हें गलत अम्ब्रेला लेकर के आ गया, तुम्हें किसी और का छाता लेकर के आ गया। And what he says with an air of surprise, मतलब he is all surprised कि अरे यार ये तुम्हें किसी और का अम्ब्रेला लेकर के आ गया, गलत अम्ब्रेला लेकर के आ गया। And what, for he likes really to feel that he has made a mistake, मतलब वो ये पसंद करता है, वो ये चाहता है खुद कि वो ऐसा फील करे, क्या कि अरे मतलब वो गलत अम्ब्रेला लेकर के आ गया, उससे गलती हो गई, वो फील करना चाहता है। he likes to feel like that। and oh well, it's no use going back now, लेकिन अब वापस जाने का कोई फायदा नहीं, it be gone। वो जो मालिक है, इसका असली मालिक, वो तो जा चुका होगा। So and I have left him mine, और वैसे भी मैं अपना छोड़ करके आया हूं उसके लिए। अब हालांकि हमने क्या पढ़ा ऊपर कि उसका जो छाता है इससे वर्स, उससे बदतर और कुछ नहीं हो सकता, उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। स्टिल वो सोच रहा है क्या कोई बात नहीं, उसके लिए मेरा छाता तो है, मैं अपना तो छोड़ करके आया हूं। And what it is thus that we play hide and seek with our own conscience। और इस तरह से हम अपनी ही अंतरात्मा के साथ, अपने ही कॉन्शियंस के साथ हाइड एंड सीक प्ले करते हैं। कि मतलब वो जानता है उससे गलती क्या हुई, कैसे हुई, लेकिन फिर भी वो जानबूझ करके अपने मन से झूठ बोल रहा है, अपने आप से झूठ बोल रहा है, अपने आप को दिखावा कर रहा है, शो करने की कोशिश कर रहा है। ये बात यहाँ पर राइटर ने पॉइंट आउट की है, एंड दैट इज द विट ऑफ एजी गार्डनर। तो इट इज नॉट इनफ नॉट टू बी फाउंड आउट बाय अदर्स। तो अब दूसरे आपको फाइंड आउट कर पाए नहीं कर पाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपकी अंतरात्मा को भी आप धोखा दे रहे हैं। तो वी रिफ्यूज टू बी फाउंड आउट बाय आवरसेल्व्स, मतलब दूसरे तो ठीक है, दूसरे फाइंड आउट नहीं कर पाए, लेकिन हम अपने आप से भी क्या झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप से भी फाइंड आउट नहीं होना चाहते, मतलब अपनी अंतरात्मा को भी हम धोखा दे रहे हैं। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। क्वाइट
impeccable people, मतलब वास्तव में impeccable यानी flawless, बेदाग लोग हैं ये। people who ordinarily seem unspotted from the world, जो मतलब ऐसा लगता है इस दुनिया से अनस्पॉटेड है, मतलब जैसे दूसरों की नजरों में वो नहीं आ रहे हैं, दूसरे उनको नहीं देख रहे हैं। It's like that, all unspotted are afflicted with umbrella morals, और ऐसे ही लोग हैं जिनमें ये अम्ब्रेला मॉरल्स की एक हम कह सकते हैं कि एक कमी होती है, एक लेक होता है, एक वांट होती है, एक डेफिशिएंसी होती है, ये ऐसे ही लोग होते हैं। तो इट वाज अ वेल नोन प्रीचर who was found dead in a first class railway carriage with a third class ticket in his pocket। और यहाँ पर वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक बहुत ही वेल नोन प्रीचर थे, उपदेशक, उपदेश देने वाले लोगों को, जिन्हें फर्स्ट क्लास में पाया गया है, और डेड, यस ही वाज फाउंड डेड इन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, तो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में उन्हें डेड पाया गया, और जब टिकट देखा तो कौन सा निकला, थर्ड क्लास का। तो ऐसे लोग होते हैं जो अपने कॉन्शियस, दूसरों को तो भले उपदेश देते लेकिन अपने कॉन्शियस से वो झूठ बोलते हैं, अपने कॉन्शियस को भी वो शो ऑफ करते हैं, अपने आप से वो शो ऑफ करते हैं। तो ऐसे लोगों की बात यहाँ पर हुई है इस सेकंड पैरा में। तो भूलने की बात हो और हम बुक्स की बात ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो गार्डनर ने यहाँ पर बुक्स से रिलेटेड भी कुछ बात हमें बताने की कोशिश की है। तो जो थर्ड पैरा है, राइटर यहाँ पर लिख रहे हैं, एज फॉर बुक्स हु हैज एनी मॉरल्स वेयर दे आर कंसर्न। तो जहां तक बुक्स की बात है, किन लोगों में वो मॉरल होता है, नैतिकता होती है, जब बुक्स वो ले जाए और उसे लौटाना याद रखें, मींस पीपल डोंट। तो आई रिमेम्बर सम इयर्स अगो द लाइब्रेरी ऑफ अ फेमस डिवाइन एंड लिटरेरी क्रिटिक। तो एक्चुअल में वो एक ऐसा ही बहुत शानदार एग्जाम्पल हमें दे रहे हैं। एक बहुत ही डिवाइन और लिटरेरी क्रिटिक थे, और हु डाइड एक्चुअली, जिनकी डेथ हो गई, बीइंग सोल्ड। तो अब हुआ क्या कि अब वहां क्या पता लगा, इट वॉज अ स्प्लेंडेड लाइब्रेरी ऑफ रेयर बुक्स। तो उनकी जो लाइब्रेरी थी वो बहुत ही रेयर बुक्स का कलेक्शन थी, बहुत शानदार बुक्स वहां पर थी, चीफली कंसर्न्ड विद 17th सेंचुरी राइटर्स। और मेनली जो कलेक्शन था वो 17th सेंचुरी राइटर्स का था, उनकी बुक्स थी वहां पर, अबाउट whom he was a distinguished authority, और उनके बारे में, मतलब he was an authority, उनको अच्छी नॉलेज थी उन लोगों के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में उनको बहुत अच्छा ज्ञान था। तो multitudes of the books had the marks of libraries all over the country। तो वहां जितनी भी बुक्स थी उस लाइब्रेरी में, उसमें से अधिकतर, मोस्ट ऑफ, मल्टीट्यूड्स, न्यूमरस, उन पर जो है वहां की उस कंट्री की लाइब्रेरीज के मार्क्स थे। कहने का मतलब ये, जो बुक्स उनकी लाइब्रेरी में थी वो दूसरी लाइब्रेरी से लाई गई थी, जिन्हें लौटाया नहीं गया था। तो ये बात वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। दे actually he had borrowed them and never found a convenient opportunity of returning them। उन्होंने बोरो किया था लेकिन कभी उनको लौटाने का अवसर नहीं मिला। राइटर कहना तो ये चाह रहा है कि लौटाया ही नहीं जानबूझ करके, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है। तो उसी बात पर इन्होंने स्ट्राइक किया है, that they clung to him like precedents to law, और वह उनके साथ इस तरह से थी जैसे कि लॉ के, कानून के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, इंस्टेंसेस होते हैं। तो यहाँ प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है एग्जाम्पल्स, इंस्टेंसेस। तो उन लॉ के इंस्टेंसेस की तरह वो उनके पास बिल्कुल रह गई और वो वापस नहीं लौटा पाए, उन्होंने लौटाया नहीं कभी। Yet he was a holy man, फिर भी वो एक बहुत ही होली पर्सन थे, एक बहुत ही अच्छे महापुरुष थे। एंड प्रीच्ड एडमिरेबल सर्मन्स, बहुत अच्छे उपदेश दिया करते थे। एज आई कैन बेयर विटनेस, मतलब मेरा खुद जो है मैं इस बात का गवाह हूँ, मैं इस बात का साक्षी हूँ। एंड इफ यू प्रेस मी ऑन द पॉइंट, और अगर आप इस बात पर जोर देंगे, आई शैल हैव टू ऑन that it is hard to part with a book you have come to love।
और अगर आप मुझे जोर दें, मुझ पर जोर दें, तो मैं भी ये कहूँगा कि जो बुक आपको पसंद हो, जो बुक आपको अच्छी लगती हो, उससे पार्ट होना बड़ा मुश्किल है। जैसा उनके साथ था, भले ही बड़े-बड़े उपदेश दिए उन्होंने, बहुत अच्छा-अच्छा ज्ञान दिया लोगों को, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? बुक आ गई, बोरो तो कर ली, लेकिन वो लौटाने की हिम्मत उनके अंदर नहीं थी। वो उससे पार्ट नहीं हो सकते थे, उसको लौटा नहीं सकते थे, लौटा नहीं पा रहे थे, और या हम कहें कि वो लौटाना चाहते नहीं थे। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास लेने का तो हमारे पास टाइम हो और देने का टाइम नहीं हो। तो यहाँ इस बात पर राइटर ने स्ट्राइक किया है, इस बात पर राइटर ने कमेंट किया है, कटाक्ष किया है। तो गार्डनर का कहना है कि बुक्स के लिए केवल एक ही सर्टन रूल, एक ही साउंड रूल हो सकता है, जो कि एक फ्रेंड ने अडॉप्ट किया जब उससे किसी फ्रेंड ने बुक्स मांगी, कि उससे बोरो करने की कोशिश की, तो उसका जो जवाब था वही बुक्स से रिलेटेड अगर हम कहें तो एक साउंड रूल बन सकता है। तो क्या बात की, लेट्स सी। Indeed, the only sound rule about books is that adopted by a man who was asked by a friend to lend him a certain volume. तो एक फ्रेंड ने बुक्स उधार मांगी, तो उसने क्या जवाब दिया? I'm sorry, but I can't. मैं नहीं दे सकता, सॉरी। तो वो कहता है कि haven't you got it? तो क्या नहीं है तुम्हारे पास? तो वो क्या कहता है? Yes, I've got it, but I make it a rule never to lend books. है तो सही मेरे पास, लेकिन मैंने रूल बना रखा है, मैंने नियम बना रखा है कि बुक्स कभी उधार नहीं देनी है। ये मेरा रूल है, तो इसलिए मैं तुम्हें बुक्स नहीं दे सकता। तो इससे बचने का मतलब, क्योंकि जो भी ले जाएगा, भले ही कितना ही अच्छा पर्सन क्यों ना हो, कितना ही अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो फिर आपको बुक्स लौटा कर नहीं देगा, वो नहीं लौटाएगा। तो इसलिए उसका कहना था, मैंने तो रूल बना दिया है कि नेवर लेंड अ बुक, में बुक कभी उधार नहीं देता। एंड यू सी नोबडी एवर रिटर्न्स देम, कोई लौटाता नहीं है। आई नो इट इज सो फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, और ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बात अच्छे से जानता हूँ। हियर कम विद मी, तो बता रहा है क्या? दैट एंड ही लेड द वे टू हिज लाइब्रेरी, और वो लाइब्रेरी की ओर ले जाता है। एंड क्या बोलता है? देयर 4000 वॉल्यूम्स, देखो कितने सारे वॉल्यूम्स हैं यहाँ पर, 4000 वॉल्यूम्स हैं। एवरी वन ऑफ देम बोरोड, और वो सारे जो हैं वो क्या है? बोरो किए हुए हैं। मतलब उसने क्या किया कि भाई मैंने तो रूल बना रखा है कि बुक्स कभी उधार नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि कोई उन्हें लौटाता नहीं है। और फिर वो क्या कहता है? मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस इसमें यूज करता हूँ, वो मैं जानता हूँ अच्छे से। क्यों? देखो मेरी लाइब्रेरी में कितनी 4000 वॉल्यूम्स हैं, और ये सारी एवरी वन, ये सारी जो है बोरो की हुई हैं, जो मैंने कभी लौटाई नहीं। जब मैंने नहीं लौटाई तो मैं किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो लौटाएंगे? तो उसका ये कहना था। एंड नो, नेवर लेंट बुक्स, इसलिए बुक्स कभी लेंट नहीं करना। यू कैन ट्रस्ट, यू कैन ट्रस्ट योर डियरेस्ट फ्रेंड देयर, मतलब इस मामले में तो आप अपने डियरेस्ट फ्रेंड को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। आई नो, वेयर इज दैट जिल ब्लैस गॉन, मतलब पता नहीं वो, अब ये जिल ब्लैस क्या है? एक फ्रेंच नॉवल है, एक पिकारेस्क नॉवल है, तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई। एंड दैट सिल्वियो पेलिको, तो एक पोएट एंड ड्रामेटिस्ट की बात हो रही है। आई डोंट नो वो कहाँ गई, किधर गई, मुझे पता ही नहीं। एंड बट व्हाई कंटिन्यू द लिस्ट, लेकिन क्या फायदा इस लिस्ट को कंटिन्यू करने का, इतने नाम यहाँ पर एनलिस्ट करने का क्या फायदा? ही नोज, वो जानता है। कहने का मतलब, आप ऐसी लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन जो बुक्स ले जाएगा वो लौट कर आने वाली नहीं है, उसको पर्सन लौटाने वाला नहीं है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन द मैटर ऑफ बुक्स। इसलिए बुक्स आप कभी लेंड नहीं कीजिए, आपको बुक्स कभी भी उधार नहीं देनी चाहिए। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर राइटर ने दिया है। तो बुक्स की बात की है, तो अब हैट्स की बात भी कर लेते हैं। तो राइटर का कहना है, इन हैट्स देयर आर पीपल हु विल एक्सचेंज हैट्स, मतलब ऐसे भी लोग हैं जो हैट्स एक्सचेंज करते हैं।
नाउ दैट इज अनपार्डनेबल, मतलब ये तो बिल्कुल अनपार्डनेबल है, हम बिल्कुल अनफॉरगिवेबल है, ये तो अक्षम्य है, माफ नहीं किया जा सकता। दैट गोज आउटसाइड द डिम बॉर्डरलैंड ऑफ कॉन्शियस, मतलब ये तो हमारी अंतरात्मा के सीमा के बॉर्डर के परे है बिल्कुल। वेयर ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी डिसेंबल, मतलब जहाँ जो ईमानदारी और बेईमानी जैसी ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी जैसी चीजें बिल्कुल हाइड हो जाती है, तो ये कॉन्शियस के बिल्कुल बियॉन्ड है। नो वन कैन पुट अ स्ट्रेंज हैट ऑन विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट, मतलब आप किसी दूसरे की हैट पहन लो और आपको पता ही नहीं चले, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं, राइटर का कहना है ऐसा हो ही नहीं सकता। येट इट इज डन, फिर भी ऐसा होता है। एंड आई वंस हंग अ सिल्क हैट अप इन द स्मोकिंग रूम ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? यूके का जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसकी बात हो रही है। तो वहां स्मोकिंग रूम, स्पेशली स्मोकिंग के लिए जो रूम बना है, तो मैंने क्या किया भाई, अपना एक हैट जो है, अपनी मतलब हैट वहां पर हैंग कर दी। और अब क्या हुआ, when I wanted it, it was gone, और जब मुझे जरूरत थी उसकी, यानी कि स्मोकिंग करके जाते टाइम जब लेने की कोशिश की, तो गायब है ही नहीं वहां पर। अब क्या, एंड देयर वॉज नो सिल्क हैट लेफ्ट इन इट्स प्लेस, और वहां एक भी सिल्क हैट नहीं थी, मतलब कोई चुरा के ले गया, पार कर ली किसी ने। आई हैड टू गो आउट बेयर हेडेड थ्रू पैलेस यार्ड एंड व्हाइट हॉल, तो मुझे बेयर हेडेड मतलब बिना हेड के जाना पड़ा वहां उस हॉल से होकर के, टू बाय अनदर। तो दैट्स व्हाट ही सेज, मतलब एक भी हैट, तो कैसे कोई हैट चोरी कर सकता है, पार कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है? I have often wondered who was the gentleman who put my hat on and carried his own in his hand, मतलब वो कौन होगा, कौन होगा जो मेरी हैट ले गया और अपनी हाथ में कैरी करके गया? ऐसा कौन होगा जो इस तरह से किया होगा जिसने? वॉज ही अ टोरी? तो क्या वो कहीं टोरी तो नहीं? अब टोरी जो है, जैसे हम कहते हैं अपने यहाँ बीजेपी है, कांग्रेस है, जनता दल है, तो वैसे ही टोरी एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, वहां पर एक पार्टी है मतलब। सो इट कांट हैव बीन अ लेबर मैन, और न ही, तो ये जो है टोरी एक्चुअल में रॉयल्स को, जो शाही लोग हैं, तो उनको ये जैसे हम कहें कि उनको ये रिप्रेजेंट करता है। और फिर दूसरी यहाँ पर बात हो रही लेबर पार्टी, तो वो कह रहे हैं ना तो टोरी हो सकता है और लेबर मैन भी नहीं हो सकता। फॉर नो लेबर मैन could put a silk hat on in a moment of abstraction, मतलब वो तो जब अपने ख्यालों में खोया हुआ हो तब भी सिल्क हैट तो नहीं पहन सकता लेबर पार्टी का पर्सन। यानी जैसे हम कहें कि एक गांधी टोपी पहनने वाला दूसरा और कुछ नहीं पहन सकता, तो बात बिल्कुल ऐसी हो रही है कि ये जो लेबर मैन है वो सपने में हो, ख्यालों में खोया हुआ हो, तब भी वो सिल्क हैट तो नहीं पहन सकता। तो लेबर मैन जो है लेबर क्लास को रिप्रेजेंट कर, लेबर पार्टी जो है वो लेबर क्लास को, गरीबों को रिप्रेजेंट करती है। तो what he says, the thing would scorch his brow, मतलब वो तो जैसे सिल्क हैट पहनते ही जैसे झुलस जाएगा, मतलब वो तो सोच भी नहीं सकता इस बारे में, ऐसा कहना चाह रहा है। फैंसी विल क्रूक्स इन अ सिल्क हैट, तो अगर हम सोचें, विल क्रूक्स जो एक ट्रेड यूनियन लीडर है, आप जरा सोच के देखो कि विल क्रूक्स जो है और उसने वो सिल्क हैट पहन रखी हो, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, तो आप किसी भी ऐसे पर्सन को, कि आप ओवैसी को देख लो भगवा में, या किसी और को देख लो, मतलब आप उल्टा कर लो इसका, कि ऐसा कोई पर्सन जो दूसरे पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हो और उसने वो चीज वो पहन रखी हो, कि कांग्रेस जो है वो आरएसएस का झंडा लेकर के चल रही हो, तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो वही राइटर कह रहा है कि आप सोच करके देखो, वन वुड एज सून डेयर टू प्ले with the fancy of the Archbishop of Canterbury in a bowler, a thought which seems almost impious। तो अगर हम ऐसा सोचने लगे तो फिर जरा ये भी सोच करके देख लो, क्या, कि आर्च बिशप जो है, मतलब चीफ जो पादरी है हम कह सकते हैं,
तो उन आर्च बिशप कैंटरबरी के जो आर्च बिशप है उन्होंने क्या पहन रखा, बॉलर, और वो बॉलर पहन करके निकल रहे हो, तो ऐसा भी सोच सकते हैं। लेकिन ये एक हिमाकत करना ही होगा। थॉट विच सीम्स ऑलमोस्ट इम्पायर से बिल्कुल क्या है, इम्पायस, अपवित्र, अनहोली थॉट है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको पता ही नहीं चले आपने दूसरे की हैट पहन ली है, इट्स नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पर राइटर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमारे साथ शेयर की है। राइटर का कहना है, इट इज पॉसिबल ऑफ कोर्स दैट द जेंटलमैन हु टुक माय सिल्क अम्ब्रेला डिड रियली मेक अ मिस्टेक, कि हो सकता है जिसने मेरा अम्ब्रेला लिया उससे गलती हो गई हो, तो perhaps if he knew the owner he would return it, शायद अगर उसे पता होता कि मालिक कौन है तो वो लौटा देता, और वो भी कॉम्प्लीमेंट्स के साथ में, विद कॉम्प्लीमेंट्स। द थिंग हैज बीन डन, लेकिन अब ठीक है, जो हुआ सो हुआ। लेट मी गिव एन इलस्ट्रेशन, तो मैं आपको एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। आई हैव माई सेल्फ एक्सचेंज्ड अम्ब्रेलास, मैंने खुद ने अम्ब्रेलाज एक्सचेंज किए, मतलब मुझसे भी ऐसा हुआ है, अम्ब्रेलाज छाते जो हैं चेंज हुए हैं। ऑफन, आई होप आई हैव डन इट ऑनेस्टली, और मैं ये होप करता हूँ कि शायद मैंने जानबूझ करके नहीं किया, ऑनेस्टली मेरे साथ ऐसा हुआ है, ईमानदारी के साथ में, मतलब कोई भी डिलिबरेटली मैंने ऐसा नहीं किया है। एंड बट वन कैन नेवर बी श्योर, लेकिन अब पता नहीं कब कैसे हो जाता है। तो इंडीड नाउ आई कम टू थिंक ऑफ इट, और अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ क्या, दैट सिल्क अम्ब्रेला इटसेल्फ वाज नॉट माइन, कि वो जो सिल्क अम्ब्रेला था वो वास्तव में मेरा नहीं था। तो यहाँ पर राइटर ने रिवील किया है, जिसके लिए वो खुद इरिटेट हो रहा था, वो बता रहा हमें कि वो मेरा नहीं था। And he says what it was one of a long series of exchanges in which I had sometimes gained and sometimes lost. Actual में ये तो एक लॉन्ग सीरीज ऑफ एक्सचेंजेस का रिजल्ट था, जिसमें कभी मुझे फायदा हुआ, कभी मुझे नुकसान हुआ, कभी अच्छा मिला तो कभी बुरा मिला, और फाइनली वो जो सिल्क था वो मेरे पास आया, और वो सिल्क वाला भी फिर चेंज हो गया कॉटन वन से। तो ये कहना चाह रहा है, एंड माई मोस्ट मेमोरेबल एक्सचेंज वॉज एट अ रिच मैन्स हाउस। तो एक्चुअल में जो सबसे मेमोरेबल एक्सचेंज था वो तो एक रिच घर पर्सन के घर की बात हो रही है, वेयर आई हैड बीन इनवाइटेड टू डाइन विद सम पॉलिटिशियंस। तो हुआ ये कि मैं वहां पर कुछ पॉलिटिशियंस के साथ में डाइन करने के लिए, डिनर करने के लिए, खाना खाने के लिए गया था। अब हुआ क्या, इट वॉज समर टाइम, समर का टाइम था, एंड द वेदर बीइंग ड्राई आई हैड नॉट ओकेजन फॉर सम डेज आफ्टरवर्ड्स टू कैरी एन अम्ब्रेला। तो मतलब अब समर टाइम था, तो अब समर में अम्ब्रेला की क्या जरूरत है, तो ऐसी कोई जरूरत मुझे नहीं थी, इवन उसके बाद भी कुछ दिनों के लिए अम्ब्रेला की जरूरत नहीं थी। So then one day a sensation reigned in our household. और फिर क्या हुआ, एकदम से एक दिन एक सेंसेशन। अब सेंसेशन क्या, that there had been discovered in the umbrella stand an umbrella with a gold band and a gold tassel. अब वो सेंसेशन जो थी, वो सनसनी जो थी, जो सिजल थी, वो क्या थी कि उनके घर के अम्ब्रेला स्टैंड में एक अम्ब्रेला देखा गया जिसमें गोल्ड बैंड था और गोल्ड टैसल। टैसल मतलब जैसे हम कहें कि जो रिबन वर्क वगैरह होता है, फ्रिल टाइप जो होती है, झालर वगैरह, तो उसकी बात हो रही है कि ऐसा एक अम्ब्रेला। अब हुआ क्या, एंड द नेम ऑफ अ सर्टेन स्टेट्समैन एनग्रेव्ड अपॉन इट, और उसके ऊपर जो उसका मालिक था, एक पॉलिटिशियन, उसका नाम एनग्रेव हो रहा था, इंस्क्राइब हो रहा था। अब हुआ क्या, देयर हैड नेवर बीन सच अ सुपर अम्ब्रेला इन आवर हाउस बिफोर, यानी इससे पहले हमारे घर में कभी इतना बढ़िया छाता, इतना बढ़िया अम्ब्रेला नहीं था। सो व्हाट, बिफोर इट्स गोल्डन स्प्लेंडर्स वी वर एट वंस हम्बल्ड एंड टेरिफाइड, और उसके उस सामने, उस ग्रेस, उस स्प्लेंडर, उस मैग्निफिसेंस के सामने
हम कैसे हो गए, अपने आप को बड़ा हम्बल और हमने बड़ा टेरिफाइड फील किया। क्यों भाई? हम्बल्ड बाय इट्स मैग्निफिसेंस, उसकी मैग्निफिसेंस, उसकी जो बिल्कुल हम कहें उसकी जो एक ग्रेस थी, एक ग्रेंजर था, उसकी वजह से हमने हम्बल्ड फील किया। और टेरिफाइड एट इट्स प्रेजेंस, वो कैसे आ गया, मतलब उसकी प्रेजेंस से हम थोड़े डरे हुए थे। I felt as though I had been caught in the act of stealing the British Empire, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मान लो जैसे ब्रिटिश एम्पायर को चुराते हुए मैं पकड़ा गया हूँ, ऐसी एक फीलिंग मुझे आ रही थी, ऐसा एक डर लग रहा था। I wrote a hasty letter to the honor, मैंने ऑनर को लेटर लिखा। Told him I admired his politics, मैं उनकी पॉलिटिक्स को एडमायर करता हूँ, पसंद करता हूँ, प्रशंसक हूँ। But had never hoped to steal his umbrella, लेकिन कभी ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि मैं उनका umbrella steal करूंगा। Then hailed a cab and took the umbrella and the note to the nearest dispatch office, और फिर वो हैट और वो लेटर लिया और वो अम्ब्रेला लिया और वहां से जो नियरेस्ट डिस्पैच ऑफिस था वहां पर मैं गया। अब क्या हुआ, कैब करके मतलब टैक्सी करके गया। अब क्या हुआ वहां पर, ही वॉज वेरी नाइस अबाउट इट, वो जो पर्सन था बड़ा नाइस। एंड इन रिटर्निंग माई ऑन अम्ब्रेला टुक ऑल द ब्लेम ऑन हिमसेल्फ, और मेरा अम्ब्रेला रिटर्न करते हुए उन्होंने सारा ब्लेम जो है, सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। क्या बोलते हैं, what he said, what between the noble looking gentleman who thrust a hat on my head and the second noble looking gentleman who handed me a cord, and the third noble looking gentleman who put an umbrella in my hand, and the fourth noble looking gentleman who flung me into a carriage, I hadn't the least idea what I was taking। मतलब उनका ये कहना था कि तीन चार वहां पर सर्वेंट्स थे, लिवरीड, ये जो फ्लंकीज यहाँ पर आगे लिखा हुआ है तो इसका मतलब था लिवरीड सर्वेंट्स, मतलब एक पर्टिकुलर ड्रेस पहने हुए, यूनिफॉर्म पहने हुए सर्वेंट्स। तो अब इतने सारे वहां सर्वेंट्स थे, हर एक चीज के लिए, छाता देने के लिए अलग, हैट देने के लिए अलग, कोट पहनाने के लिए अलग। तो उनका ये कहना था कि मतलब मेरे को तो पता ही नहीं था कौन मुझे क्या दे रहा है। एंड आई वॉज too bewildered, means confused. I was too bewildered by all the noble flunkies, जो अभी मैं कह रहा था आपको, servants, liveried servants, to refuse anything that was offered to me। तो मतलब मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया और इसलिए जो भी उन्होंने दिया मैंने वो ले लिया। अब हुआ ये, राइटर का कहना है, बी इट ऑब्जर्व, यानी कि ये ध्यान रखें कि इट वॉज द नेम ऑन द अम्ब्रेला इन दिस केस दैट सेव्ड द मैटर, मतलब एक्चुअल में उस अम्ब्रेला पर लिखे हुए उस नाम की वजह से ये मामला बच गया, यानी कि अम्ब्रेला उन्हें वापस मिल पाया। तो इसलिए ध्यान रखें। So that is the way to circumvent the man with an umbrella conscience। तो अगर किसी व्यक्ति में ऐसा एक umbrella conscience है, मतलब जो अम्ब्रेला एक्सचेंज करता हो, दूसरे का उठा लेता हो, पार कर लेता हो, तो ऐसे व्यक्ति को सरकमवेंट यानी कि आउटस्मार्ट या आउटविट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने अम्ब्रेला पर क्या करो, नाम लिख दो। सो आई सी हिम आइंग हिज एक्सचेंज विद अ सीक्रेट जॉय, तो मैंने देखा कि बड़ा खुश था कि अपना छाता उसे वापस मिल गया। Then he observes the name and address, and his solemn conviction that he is an honest man does the rest। और फिर उसने देखा उस पर अपना नाम और वो एड्रेस, और फिर इससे पता लग गया कि हाँ ये छाता उसी का था। मीन्स ये कन्विक्शन जो था उनके चेहरे पर, दैट वाज क्लियर, और इससे समझ में आ गया। आफ्टर माई एक्सपीरियंस टुडे आई थिंक I will engrave my name on my umbrella। तो ये एक्सपीरियंस देख करके मुझे लगता है कि मैं भी अपने छाते पर अपना नाम एनग्रेव कर लूंगा, लेकिन बट नॉट ऑन दैट बैगी थिंग स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, लेकिन उस पर नहीं, वो जो बैगी जिसकी हम बात शुरू में फर्स्ट पैरा में कर रहे थे, उस पर नहीं जो उस कॉर्नर में स्टैंड पर रखा हुआ है।
आई डू नॉट केयर हु रिलीव्स मी ऑफ दैट, मतलब अब पता नहीं कौन मुझसे ये ले जाएगा एक्सचेंज में, कौन ये जो है मुझसे एक्सचेंज करेगा, मुझसे ले जाएगा, मुझसे दूर करेगा। सो आई डोंट केयर, इट इज एनीबडीज फॉर द टेकिंग, मतलब अब ये तो जो ले जाए उसका ही है। तो कहने का मतलब ये कि किसी अच्छे वाले पर ही वो अपना नाम एनग्रेव करेगा, और ये बात नहीं कर रहा है कि मैं नया खरीदूंगा अभी तक। तो ये जो पूरा चैप्टर है बड़े विटी मैनर में एजी गार्डनर ने लिखा है, और बहुत अच्छे से हमें उन सारी चीजों को बताया जो लोग करते हैं, और कैसे अपनी कॉन्शियस, अपनी अंतरात्मा को भी लोग धोखा देते हैं। तो जो लैंग्वेज है गार्डनर की हमेशा इसी तरह की कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है, बट द प्लेजर ऑफ रीडिंग इट इज रियली मोर देन एनीथिंग रीडिंग एनी अदर वर्क। तो एक बहुत ही शानदार एक प्लेजर इसमें मिलता है, एक रीडिंग प्लेजर होते हैं गार्डनर के वर्क्स जो एसेज हैं, और ये भी उसी का एक स्पेसिमेन है, उसी का एक एग्जाम्पल है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑन अम्ब्रेला मॉरल्स। थैंक यू वेरी मच।